हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की होम साइंस की बुक का 10th चैप्टर। और ये चैप्टर यहाँ पे आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो यहाँ पे हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको जब टॉपिक बताऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आंसर लिखना है। देखो, क्वेश्चन है सबसे पहला कि संवेदनशील से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको एक वर्ड पूरी बुक में मिलेगा, संवेदनशील। इसका क्या मतलब है, हम क्यों किसी भी वर्ग को, किसी भी कैटेगरी को क्यों हम संवेदनशील बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, युवा और वृद्ध संवेदनशील क्यों हैं। इन तीनों को हम संवेदनशील क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। देखो, संवेदनशील शब्द का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे हम उन व्यक्तियों या उन समूहों की बात करते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जिनके ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियों का ज़्यादा हानिकारक प्रभाव हो सकता है। ठीक है, एक परिवार से समाज की अन्य संरचनाओं जैसे विद्यालयों, अस्पतालों आदि के साथ मिलकर अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। फैमिली से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। किसके साथ मिलकर? विद्यालयों के साथ मिलकर, हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर। परंतु हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिली की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसी कुछ फैमिलीज हैं जो अपनी मेंबर की बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रही हैं? तो यहाँ पे कुछ कारण बताए गए हैं कि क्या कारण हो सकते हैं इसके। देखो, सबसे पहला कारण तो ये है कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है। देश में विश्व के 1/3 गरीब रहते हैं। 1/3 गरीब हमारे कंट्री में रहते हैं पूरे विश्व के। भारत में योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। योजना आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2011-12 में, जिसमें ये बताया गया था कि 29.5% जनसंख्या हमारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आज योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। अब योजना आयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी जगह पे अब नीति आयोग है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। हमारी 30% से भी कम जनसंख्या के लिए उचित साफ सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो हमारी साफ सफाई की सुविधाएं हैं ना, ये बहुत कम लोगों को उपलब्ध हो पाती हैं। वर्ष भर में होने वाले सभी प्रसवों में से आधे से भी कम प्रशिक्षित दाइयों द्वारा कराए जाते हैं, जो अधिक मातृ और शिशु मृत्यु दर और अधिक अस्वस्थता का कारण है। देखो, बहुत सारे जो प्रसव होते हैं, जो डिलीवरी होती है ना, वो ऐसी दाइयों से कराई जाती हैं जो कि उतनी ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होती, जो कि ट्रेंड नहीं होती। और उस जिसकी वजह से क्या होता है कि शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है, मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे पैदा होके बच जा रहे हैं ना, उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जा रही है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है। उसके बाद है, देश के आधे से भी कम परिवार आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। बात करें आयोडीन की, आपको पता है आयोडीन क्या करता है? वो हमारी शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। और इंडिया में आधी से भी कम फैमिलीज ऐसी हैं जो कि आयोडीन युक्त नमक खाती हैं, तो जिसकी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। बालिकाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना इंडिया में होता है, रूरल एरियाज में जाओगे तो ज़्यादा होता है। और 5 वर्ष से कम आयु के 2/3 बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण से पीड़ित हैं। ठीक है, जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें से 2/3 बच्चे, यानी कि लगभग 66% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। और अगर कोई बच्चा कुपोषण से पीड़ित हो गया बचपन में ही, तो फिर उसके विकास के चांसेस कम हो जाते हैं, वो अच्छे से विकास नहीं कर पाता। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान या युवा
संवेदनशील बोले जाते हैं, संवेदनशील कहे जाते हैं। अभी तो हमने सबको एक साथ देखा, अब हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की कि बच्चे क्यों संवेदनशील हैं। बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि है और एक क्षेत्र का विकास अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। बहुत तेजी से विकास होता है और एक एरिया का विकास दूसरे एरिया को प्रभावित करेगा ही करेगा। इस समय अगर बच्चे को बुरे अनुभव प्राप्त होते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पे काफ़ी देर तक रहता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को अच्छे अनुभव मिले। सभी बच्चे संवेदनशील होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रह रहे होते हैं, खराब परिस्थितियों में रह रहे होते हैं, जहाँ पे इनकी सभी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती, तो फिर उनकी क्षमता का विकास भी संभव नहीं हो पाता, वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है जो बताता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। देखो, 5 वर्ष से कम के लगभग 2/3 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। लगभग 30 लाख बच्चे सड़क पर बिना किसी आश्रय के रहते हैं। कोई ना उनके पास घर है, ना खाने पीने की कोई सुविधा है। विद्यालय पूर्व आयु के 3 में से सिर्फ 1 बच्चे को ही आरंभिक अधिगम कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलता है। मतलब विद्यालय पूर्व आयु, समझ रहे हो कि मतलब जब स्कूल जाने से पहले वाली जो एज होती है, जो 3 से 4 साल की एज होती है, इस एज का लगभग 3 में से 1 ही बच्चा स्कूल जा पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे का जो आरंभिक सीखने की प्रक्रिया है ना, वही बाधित हो जा रही है। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच की आयु के आधे से भी कम बच्चे विद्यालय जाते हैं। अगर हम 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की बात करें तो इसमें आधे से भी कम बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल जा पाते हैं। अच्छा देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जो क्लास 1 में अपना एडमिशन तो कराते हैं, लेकिन वो क्लास 8 तक भी नहीं पहुंच पाते, बीच में ही किसी कारण से वो स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, भारत में आधिकारिक आकलनों के अनुसार 17 करोड़ बच्चे काम करते हैं। देखो, अगर हम ऑफिशियल डाटा देखें तो हमें पता चलेगा कि 17 करोड़ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया था कि हमारे यहाँ 44 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक अंदाज़ा बताया था वर्ल्ड बैंक ने, और जबकि इंडिया ने अपने ऑफिशियल डाटा में सिर्फ 17 करोड़ बताए हैं। तो लगभग 44 करोड़ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो जब काम कर रहे हैं तो उनका विकास कैसे हो पाएगा? उसके बाद है किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 क्या है, वर्णन कीजिए। अब देखो, हमने बच्चों के बारे में पढ़ लिया कि बच्चे क्यों संवेदनशील होते हैं। अब यहाँ पे एक अधिनियम आया था 2000 में, जिसका नाम था किशोर न्याय अधिनियम। ये क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इसका वर्णन करो। देखो, ये क्या होता है, ये कठिन परिस्थितियों में रहने वाले सभी बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ बच्चे कानून का उल्लंघन कर सकते हैं अथवा गैर सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। देखो, सबको प्रोटेक्शन की, केयर की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर उनको खाने पीने को ना मिले, उनकी आवश्यकताएं पूरी ना हो, तो हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि सोसाइटी के खिलाफ हो, जो कि गैर कानूनी हो। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे किशोरों के लिए, देखो किशोरों मतलब क्या है, किशोर कौन सी एज होती है, 12 से लेके 18 ईयर तक की बात हम कर रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है, 2 कैटेगरी के बच्चों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी के? पहला तो वो कैटेगरी जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो कुछ इलीगल काम करके आते हैं, जो कुछ गैर कानूनी काम करके आते हैं, जो कि सोसाइटी के खिलाफ होता है। और दूसरे तो वो बच्चे होते हैं जिनको देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत होती है, जिनके पेरेंट्स हो सकता है मर गए हों, जिनके पेरेंट्स ने उनको बचपन में ही छोड़ दिया हो, या बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उनकी फैमिली न रही हो,
मर गई हो, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो कुछ इलीगल काम करके आते हैं, दूसरे वो बच्चे जिनकी फैमिली ही नहीं होती है, जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बच्चों के संरक्षण, उपचार, व्यवहार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो ये जो अधिनियम है ना, ये बच्चों के लिए संरक्षण देता है, उनके व्यवहार को अच्छा बनाने की कोशिश करता है ताकि वो समाज में अपनी अच्छी भूमिका निभा पाएँ। ये अधिनियम बाल अधिकार समझौते के अनुरूप है और इसके अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे वे हैं। देखो, इस अधिनियम में कुछ बच्चों को रखा गया है जिनको ज़रूरत होती है देखभाल और संरक्षण की। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत होती है? देखो, सबसे पहले तो वो ऐसे बच्चे जिनका कोई घर नहीं है, जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं है, मतलब जिनके पास, कहते हैं ना, जिनकी कोई आमदनी नहीं हो रही हो, जिनको पालने वाला कोई ना हो, या जो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हों जो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको मारता पीटता है। होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। कभी कभी बच्चों के गार्जियन ही ऐसे होते हैं जो कि उनको मारते पीटते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। या कभी कभी बच्चे किसी ऐसे के साथ रह रहे होते हैं जो अपने आप को उनका गार्जियन बताता है, या हो सकता है जो उनका फ्रेंड हो, उनसे बड़ा हो, लेकिन वो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में भी उन बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है, इस अधिनियम में शामिल किया जाता है और उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तीसरा है, जो बच्चे मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जो बीमार होते हैं, या जिनको कोई ऐसी बीमारी होती है जो कि ठीक होने के जिसके चांसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको भी यहाँ रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनकी हेल्प की जाती है। जिनसे ज़बरदस्ती यौन दुर्व्यवहार कराया जाता हो, कोई अनैतिक कार्य करवाया जाता हो, जिन्हें नशीली दवाओं की लत हो, या जो इलीगल व्यापार में लगे हों, अवैध व्यापार में लगे होते हैं, जो किसी विद्रोह या प्राकृतिक आपदा का शिकार होते हैं। ठीक है, कोई लड़ाई वड़ाई हुई हो, वॉर हुई हो, और उस समय बच्चों ने अपनी फैमिली खो दी हो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, बाढ़, भूकंप, जिसकी वजह से बच्चों ने अपनी फैमिली खो दी हो, तो यहाँ पे उन बच्चों को भी संरक्षण दिया जाता है। जिनके साथ अनुचित लाभ के लिए दुर्व्यवहार होने की संभावना होती है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि अनाथ होते हैं, या जिनको कारखानों से छुड़ाया गया होता है, जो गुम हो गए होते हैं, भाग गए होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चों को कुछ लोग अपने में कहते हैं ना, उनको बहका के क्या करते हैं, उनसे कुछ गलत काम कराते हैं, जिसके कारण जो ये अधिनियम बना है वो इन बच्चों को अपने अंडर में ले लेता है कि कहीं इन बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, कोई इन बच्चों का फायदा ना उठाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो हमारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 है, ये क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो 5वां क्वेश्चन है, संवेदनशील बच्चों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताइए। अब हमने ये तो समझ लिया कि संवेदनशील बच्चे कौन होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं संवेदनशील बच्चों के लिए, ताकि उनको मौके मिले, ताकि उनका विकास हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम है भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं, या ICDS। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है। इसका एम क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, आरंभिक अधिगम शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, जिससे उनके विकास को बढ़ावा मिले। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं? सबसे पहले तो माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। जो माताएं होती हैं, जो या तो हो सकता है प्रेग्नेंट हो, या किसी छोटे बच्चे की माँ हो, उनको स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा। 3 से 6 वर्ष के जो बीच के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है, ताकि वो जब 6 साल के हो जाएं और स्कूल में जाएं तो उनको बेसिक चीज़ें पता हों। 6 वर्ष से कम आयु की सभी बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन। पूरक भोजन देखो क्या होता है कि खाना तो हम खाते ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि खाने से हमें सारे पोषक तत्व मिले।
कभी कभी हमारे खाने में पूरे पोषक तत्व नहीं होते जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, तो उस समय पूरक भोजन दिया जाता है ताकि हमें जो भी ज़रूरत है, जिन भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वो सारे हमें मिल पाए। तो इन बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक भोजन भी दिया जाता है। वृद्धि की निगरानी, समय समय पे बच्चे की हाइट नापी जाती है, उसका वेट मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि बच्चे में कितनी वृद्धि हुई है। मूलभूत स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं जैसे 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों के लिए टीकाकरण और विटामिन ए पूरकों को प्रदान करना। बच्चों को हेल्थ केयर सर्विसेज भी दी जाती हैं। 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों के लिए टीकाकरण होता है, उनको जो भी इंजेक्शंस होते हैं जिनसे उनको कोई बीमारी ना हो, बीमारी से बचाने वाले जो इंजेक्शंस होते हैं वो लगाए जाते हैं। विटामिन ए दिया जाता है। इस कार्यक्रम से देश के 41 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। ये सेवाएं आंगनवाड़ी नामक देखरेख केंद्र पर समेकित तरीके से प्रदान की जाती है। आपने आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा, तो आंगनवाड़ी आईसीडीएस के अंडर में ही चलाई जाती है, ठीक है। और आंगनवाड़ी के थ्रू ही बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बच्चों को, और साथ ही साथ जो मदर हैं, जो लैक्टेटिंग मदर हैं, उनको भी मिलती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद सेकंड है SOS बाल गांव। ये क्या है? ये एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसमें अनाथ बच्चों की देखरेख की जाती है। अनाथ या परित्यक्त बच्चों की, परित्यक्त बच्चे वो होते हैं जिनको उनके माता पिता ने छोड़ दिया होता है, ठीक है। तो उन बच्चों की यहाँ पे देखभाल की जाती है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाती है। और यहाँ पे गांव, गांव से तुमको समझ में आ रहा होगा कि गांव टाइप का बना दिया जाता है, ठीक है। ये जो SOS होम है ना, इसमें एक माँ होती है, हर माँ के अंडर में 10 से 15 बच्चे होते हैं, और ये जो एक माँ होती है इन बच्चों की देखभाल करती है। ये बच्चे तब तक इस घर में रहते हैं जब तक ये बड़े ना हो जाएं, जब तक ये स्वतंत्र ना हो जाएं, इनको कोई जॉब वॉब ना मिल जाए, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, तब तक इनको जो है इस घर में रखा जाता है। उसके बाद ये बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे बच्चे एक गांव में रहते हैं जिसके तहत बच्चों को ये समझ में आता है कि समाज कैसा होता है, उनको एक समाज देखने को मिलता है। यही सारे SOS जो घर हैं, कई सारे मिलके एक गांव बना देते हैं, और इस तरह बच्चों को एक सोसाइटी मिल जाती है, एक समाज मिल जाता है। और जैसे गांव में सारे रीति रिवाज हम एक साथ मिलके निभाते हैं ना, वैसे ही इस पूरे SOS गांव में भी यही होता है। बच्चे को पूरा सिखाया जाता है कि समाज में उनको कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत में पहला SOS गांव 1964 में स्थापित किया गया था। अभी अगर बात करें तो देश में 40 ऐसे गांव हैं जो कि 6000 ज़रूरतमंद या परित्यक्त बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है। 40 गांव हैं जिसमें 6000 ऐसे घर हैं। 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृह। अब ये जो 3 से 18 साल के बच्चों के लिए बाल गृह चलाए जाते हैं ना, इसमें बेसिकली उन बच्चों को ही रखा जाता है जो सरकार की कस्टडी में होते हैं, जिन्होंने कुछ इलीगल काम किया होता है, या जो ऐसे होता है ना, कभी मिल जाते हैं रोड पे पड़े हुए छोटे बच्चे जो खो गए होते हैं, उनको भी सरकार अपनी कस्टडी में ले लेती है तब तक के लिए जब तक कि उनके माँ बाप का पता ना चल जाए, ठीक है। पता चल जाता है तो इनको अपने माँ बाप तक पहुँचा दिया जाता है, नहीं पता चलता तो फिर सरकार इनके लिए आगे जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो करती है। तो इसमें देखो 3 तरह के घर होते हैं, 3 तरह के गृह स्थापित किए गए हैं। सबसे पहला है प्रेक्षण गृह। प्रेक्षण गृह यानी कि ऑब्जर्वेशन होम। यहाँ पे बच्चे को अस्थायी रूप से रखा जाता है, मतलब कोई अगर ऐसे गुम हुआ बच्चा मिल जाए पुलिस को तो वो इसको प्रेक्षण गृह में रख देते हैं। तब तक यहाँ पे रखा जाता है बच्चे को जब तक उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता ना चल जाए, जब तक उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी ना मिल जाए, ठीक है। अगर बच्चे के माँ बाप की जानकारी मिल जाती है, उसके परिवार की जानकारी मिल जाती है तो बच्चे को वहाँ पहुँचा दिया जाता है। और अगर नहीं मिलती या बच्चे को वहाँ पहुँचाने लायक नहीं होता, कुछ ऐसा हो कि माँ बाप रखना ही नहीं चाह रहे हो बच्चे को, या भी ये भी हो सकता है कि माँ बाप
इस कंडीशन में ही ना हो कि वो बच्चे को रख पाएँ, तो ऐसी स्थिति में फिर बच्चे को सरकार अपने कस्टडी में रख लेती है। उसके बाद है विशेष गृह, जहाँ कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। यहाँ पे ऐसे किशोरों को रखा जाता है जो कुछ इलीगल काम करे होते हैं, जो 18 साल से कम के होते हैं। थर्ड है किशोर बाल गृह। यहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का पता नहीं चल पाता या जिनके अभिभावक अस्वस्थ होते हैं या मर चुके होते हैं, या जो उन बच्चों को वापस नहीं ले जाना चाहते या ले जाने की कंडीशन में नहीं होते। तो सरकार के ऊपर इन बच्चों की शिक्षा का, व्यावसायिक प्रशिक्षण का दायित्व आ जाता है और सरकार इसको निभाती है। तो ऐसे बच्चों को किशोर बाल गृह में रखा जाता है, ठीक है। और ऐसे बच्चों की जो भी कौशल होती हैं, जो भी उनकी स्किल्स होती हैं, उनको डेवलप किया जाता है ताकि वो समाज के अच्छे मेंबर बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये प्रेक्षण गृह वाला है ना, इसी में से जो बच्चे की फैमिली नहीं मिल पाती, उनको फिर बाद में यहाँ पे बाल गृह में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ है गोद लेना। देखो, भारत में गोद लेने की परंपरा तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन पहले क्या किया जाता था, पहले घर के अंदर ही गोद लिया जाता है। फैमिली मेम्बर्स में से कोई मर गया तो उनके बच्चों को दूसरा कोई फैमिली का मेम्बर ही गोद ले लेगा। लेकिन समय के साथ साथ ये जो परंपरा है थोड़ी चेंज होती गई। साथ ही साथ इसको थोड़ा सा लीगल बनाने की कोशिश की गई, कानून इसमें आ गया। कानून ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिससे बच्चों के साथ गलत ना हो, ठीक है। गोद लेने के नियमों को सख्त किया गया और गोद लेने को आसान बनाने के लिए जो हमारा भारत सरकार ने उच्च न्यायालय की सलाह के तहत एक केंद्रीय संस्था CARA, यानी कि इसको कारा भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना की। इसका फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था, ठीक है। यहाँ पे बच्चे के लिए नियम बनाए गए हैं कि गोद लेने के क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो फिर सरकार उसकी जांच करती है, ठीक है। यहाँ पे नियम बनाए जाते हैं ताकि बच्चे के साथ कुछ गलत न हो पाए, ठीक है। तो अडॉप्शन को लीगलाइज करने के लिए ये संस्था बनाई गई है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से ऐसी प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं जिनसे बच्चों का विकास अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहले हमने ICDS के बारे में पढ़ा, जिसके अंडर में आंगनवाड़ी चलती है। उसके बाद हमने SOS बाल गाँव के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बाल गृह के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 तरह के बाल गृह थे, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह और किशोर बाल गृह। उसके बाद हमने गोद लेने को पढ़ा, ठीक है। बच्चे को अगर उनका अच्छे से विकास करना है तो उनको गोद भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा क्यों संवेदनशील हैं। अब हमने बच्चों के बारे में तो पढ़ लिया, अब बात आती है हमारे यंगस्टर्स की कि ये क्यों संवेदनशील हैं। तो सबसे पहले कारण देखो कि क्यों ये संवेदनशील होते हैं। देखो, युवावस्था ना, बहुत रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से युवावस्था को संवेदनशील अवस्था कहा जाता है। सबसे पहला तो ये कि हमारे अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। दूसरा ये कि हमें अपनी आइडेंटिटी ही पता नहीं होती, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें कब क्या करना है। तीसरा ये होता है कि हमें इस समय बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है, हमारे ऊपर भूमिका निभाने का प्रेशर होता है। साथ ही साथ हमें अपनी आजीविका को कमाना होता है, विवाह भी इसी एज में होता है, तो बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर रहता है। इसके साथ साथ कंपटीशन इतना बढ़ गया है दुनिया में कि हमारे ऊपर साथियों का भी दबाव होता है। अगर हमारा साथी, कोई दोस्त अच्छा कर रहा होता है तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है ना कि हम भी कुछ अच्छा करें, बेहतर करने का दबाव हमारे ऊपर हमेशा पड़ता रहता है। तो इन्हीं सब के कारण से युवावस्था को संवेदनशील अवस्था कहा गया है। युवाओं के व्यापक संवर्ग में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील हैं। अब युवावस्था तो ऐसे सबके लिए संवेदनशील वाली अवस्था है, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं ग्रामीण और जनजातीय युवा, जो ऐसे युवा जो गांव में रहते हैं या जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे उनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, या ऐसे युवा होते हैं जो विद्यालय छोड़ चुके होते हैं। किशोर, विशेष रूप से किशोरियाँ मतलब लड़कियाँ
इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके साथ थोड़ा भेदभाव भी होता है। अपंगता वाले युवा, ऐसे युवा जो होते हैं, जो जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी होती है, जो अपंग होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी संवेदनशील कहा जाता है। विशेष कठिन परिस्थितियों वाले युवा जैसे अवैध धंधों के शिकार, अनाथ, सड़क के आवारा बच्चे, ये लोग क्या है, इनको भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो ये लोग भी संवेदनशील होते हैं, कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मल युवाओं से ये लोग कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं। सामाजिक रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से उत्पादक होने के लिए युवाओं को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास और तरक्की के लिए उचित अवसरों की आवश्यकता होती है। देखो, अगर हम चाहते हैं या अगर हमारा समाज चाहता है कि युवा आगे बढ़े, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, साथ ही साथ उनकी बेसिक नीड को भी पूरा करना पड़ेगा। बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये चीज़ें भी युवाओं को मिलनी चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात की युवाओं की कि युवा क्यों संवेदनशील होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं के लिए कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। ये तो हमें पता चल गया कि युवा क्यों संवेदनशील है। अब हम ये पता करेंगे ना कि क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे युवाओं की हेल्प की जा सकती है, क्या ऐसे कार्यक्रम हैं जो युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे देखो, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते जा रहे हैं। एक भी टॉपिक आपकी बुक का यहाँ पे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।